अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट 2022 जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से कंडक्ट किया गया था 13 नवंबर को। आज की इस वीडियो में हम उसके केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस किए थे और आज उसी की कंटिन्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा एमसीक्यू नंबर 97 से जो स्टार्ट होगा, इसमें कहा जा रहा है कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म व्हेन कंबाइंस टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। कैटाइन और एनाइन बनते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। भाई कैटाइन और एनाइन के नतीजे में क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन सी है। कैटाइन एंड एनाइन बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू नियरेस्ट नोबल गैस। भाई ये जब मिलते हैं तो उनके जो ना वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं, नोबल गैसेस के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल आर इक्वल। जितने मेटल लॉस करता है उतने ही नॉन मेटल क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो इसीलिए वो क्रिस्टल की शक्ल में आ जाते हैं और करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। और इस पर भी वही डाउ की थ्योरी अप्लाई हो रही है। सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो वही क्या है? आंसर है। अगर किसी को इस सवाल के बारे में कुछ भी ना पता हो, वो हमारी इस थ्योरी के मुताबिक चलेगा तो वो बता देगा भाई सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वही क्या है? आंसर है। तो डाउ ये जरूर वीक पॉइंट छोड़ देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊं, भाई OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीटा। बीटा जो है वो कार्बन कहलाते हैं। तो और इस बीटा के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो गेमा कहलाता है। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसके पास कितने बीटा कार्बन होते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल जो उसके पास कितने बीटा कार्बन होते हैं? तो हमारे पास जो है ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये दोनों बीटा है। तो कितने होते हैं हमारे पास? सेकेंडरी अल्कोहल के पास हमेशा जो है वो बीटा कार्बन की तादाद कितनी होगी ये बताना है आपने। तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया? हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल डिफ्यूजन इन सॉलिड इज ड्यू टू। भाई डिफ्यूजन जो है वो ज्यादातर गैस में होता है, फिर लिक्विड में और सॉलिड में बिल्कुल मामूली सा होता है। तो इसकी वजह बताना है हमें। ऑप्शन ए बी सी डी एन ई 5 में से बताना है। तो भाई सॉलिड के अंदर तो एक ही मोशन होती है ना, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मोर। भाई गैसेस जो है ना, भाई आइडियल गैस और रियल गैस में एक मोटा डिफरेंस मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि भाई रियल गैस में गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। सही है। आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो इसके लिए हम कंसीडर क्या करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो इनके दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। यही है ना। तो अब कह रहा है कि गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर में हम कहते हैं ना कि इनके दरमियान ना कोई अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। तो इसको अगर डेविएट करना है तो इन मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लाना होगा। करीब करीब लाएंगे ताकि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो हमें क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर। आप कॉन्सेप्चुअली सोचो, करीब करीब लाने के लिए हमें प्रेशर जो है वो उसका कम रखना पड़ेगा। हमें जो है प्रेशर हमें इसका क्या रखना पड़ेगा? हाई रखेंगे। हाई रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। और टेम्परेचर जो है हम क्या रखेंगे? लो रखेंगे ताकि लो टेम्परेचर की वजह से ये मजीद जो है वो करीब आए। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या है? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये जो है वो डेविएट कर जाते हैं आइडियल बिहेवियर से। और आइडियल बिहेवियर इनके अंदर कब होगा? जब प्रेशर कम रखा जाएगा और हाई टेम्परेचर रखा जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि गैसेस का बिहेवियर आइडियल कब होता है तो आंसर ई होगा। लेकिन यहां कह रहा है डेविएट कब हो जाती है, आइडियल सन का बिहेवियर डेविएट कब होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास जो है 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबंशन गिव्स। भाई 3 ग्राम कार्बन को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा? इक्वेशन दे दी गई है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो कि भाई एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का अगर 1 मोल ले लें जो कि होता है बराबर, कार्बन का 1 मोल बराबर होता है किसके?
12 के। अब 12 ग्राम कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी 44 ग्राम। सही है, दोनों का एक एक मोल है। अब ये 3 ग्राम जो है, 3 ग्राम जो है वो क्या है, 12 के मुकाबले में कितना है, 1/4 है। 12 के मुकाबले में कितना है, 1/4। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो नंबर ऑफ मोल है, देखिए 12 ग्राम 44 ग्राम, दोनों एक एक मोल है इक्वेशन के मुताबिक। अब 3 ग्राम जो है वो क्या है, 3 ग्राम जो है वो 12 के मुकाबले में 4 गुना कम है। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो भी 4 गुना क्या होगी, कम होगी। अब एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो वो एक मोल तो नहीं है, 1/4 मोल है। तो इसका मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को जब हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है ऑप्शन ई, 1.505 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद NaOH, प्रोडक्ट इज एन अल्केन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज, हमें कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। और हमें कहा जा रहा है इसका मैकेनिज्म हमें बताना है। मैकेनिज्म हमें बताना है कि भाई किस मैकेनिज्म के तहत ये होता है। तो ये मैकेनिज्म होता है SN रिएक्शन। SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए ये होता है। एक न्यूक्लियोफाइल दाखिल हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो रिमूव होगा, तो ये SN रिएक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूरिया है। एफ वॉलर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास है द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन। अब ग्रुप ट्रेंड वाला अगर आपको याद हो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, अगर आप एक काम कीजिएगा, डाउ का पेपर देखिएगा, फिर इसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री जो बताए ना उसको खोल के देखिएगा, आप यकीन करें कि ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो है वो उन्हीं टॉपिक्स से। और स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि वर्ड बाय वर्ड हमारे लेक्चर से ही सारी चीजें उठा के इन्होंने दी हुई हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ग्रुप ट्रेंड मैंने बताया था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, इजाफा होता है और नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ी सी प्रिंट डाउन है लेकिन थोड़ा गौर करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप हैव सेम डेल्टा एच, इट इज स्टेटमेंट ऑफ। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करवाओ या सिंगल स्टेप में करवाओ, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी है, ये स्टेटमेंट हमें बतानी है, ये स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो ये सबको मालूम है, हैसिस लॉ की क्या है, ये स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये भी लेक्चर में बात डिस्कस हुई थी कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये बार बार लेक्चर में डिस्कस हुई है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद अ हैलोजेनिक एसिड द प्रोडक्ट इज। भाई प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हैलोजेनिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है। ये रिएक्शन भी बार बार आ चुका है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एसीटोफिनोन इज एन। एसीटोफिनोन, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, उसमें आप जो है वो फ्रीडल क्लाफ अल्काइलेशन, फ्रीडल क्लाफ एसाइलेशन, पूरे मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताए हैं। तो एसीटोफिनोन हमारे पास जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई है, एरोमेटिक कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास है एसएन मैकेनिज्म इज। SN1 जो है इसका मैकेनिज्म हमें बताना है कि भाई यूनि न्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म थी ना। अब इसकी फुल फॉर्म से ही आपको अंदाजा हो गया है कि इसमें एक वक्त में एक काम होता है। SN1 के अंदर जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है, एक स्टेप में एक काम हो रहा होता है, लिहाजा इसके 2 स्टेप है। जबकि SN2 का जो है वो एक ही स्टेप होता है, एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सेनोइक एसिड इज IUPAC नेम ऑफ। भाई हेक्सेनोइक एसिड जो कि IUPAC नेम है किसका, तो इसमें आपके पास जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर जो है वो एग्जाम्पल बाकायदा आपको दी हुई थी। तो हेक्सेनोइक एसिड जो है इसका कॉमन नाम हमें बताना है और इसका कॉमन नाम क्या है सबको आसानी से मालूम होगा। कैपेरोइक एसिड जो है ये बाकायदा सिंध बोर्ड की सीधी सीधी लाइन ली हुई है बाकायदा।
नेक्स्ट हमारे पास जो है द ऑप्शन हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस। गामा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गामा रेस की तमाम प्रॉपर्टीज पे जो है वो पूरा उतरता है। अगर इस पे भी वही थ्योरी अप्लाई कर लो, मान लो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सबसे बड़ा ऑप्शन तलाश कर लो, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास बी है, और बी को पढ़ के देख लो, मोस्ट पेनिट्रेटिंग, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, नो डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। शॉर्ट वेवलेंथ, बिल्कुल शॉर्टर देन एक्सरे, एक्सरे के मुकाबले में शॉर्ट है। तो देख लें डाउ अपना जो है वो वीक पॉइंट छोड़ता है कि भाई जो भी ऐसी जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं उसमें करेक्ट आंसर हमेशा हमेशा ये सबसे बड़ा ऑप्शन दे रहा होता है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये एमडी-कैट के अंदर होता है, ये पूरे 5 साल एमबीबीएस के अंदर भी यही होता है। जो नहीं समझ में है सबसे बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी प्रेडिक्ट्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो केएसपी है वो क्या प्रेडिक्ट करता है। अब इस सवाल पे भी वही थ्योरी अप्लाई कर लो। अगर आप मान लो आपको नहीं पता, सबसे बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन सी है। प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट, यही होता है ना केएसपी का मकसद। देख लो सबसे बड़ा ऑप्शन। ये एमसीक्यू बनाने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह के वीक पॉइंट उनको नहीं छोड़ने चाहिए, इससे फिर पता है कि मेरिट का प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोटीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर। भाई प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज। भाई अगर हम रेशियो अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को अगर कार्बन के एटॉमिक मास से अगर कंपेयर करें तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो क्या आ जाएगा, क्या रेशो होगा, 1:12 का रेशो होगा, 12 गुना का फर्क है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी, और आंसर की में भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग जो है वो क्या है, किस चीज को शो करता है, ए बी सी डी एंड ई 5 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। और रिफॉर्मिंग जो होता है वो इंक्रीज ऑक्टेन नंबर को वो करने को कहते हैं इंक्रीजेस ऑक्टेन नंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रिफॉर्मिंग का टॉपिक भी बाकायदा हमने फ्रैक्चर डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बाद टॉपिक में ये बाकायदा चीज़ें डिस्कस की है, वर्ड बाय वर्ड हमने यही चीज़ें डिस्कस की है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहलिस। भाई अगर फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल को अगर हम मिला देते हैं तो क्या चीज़ बनेगी, तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, ये हमारे पास जो है वो सिनबोर्ड का ही बाकायदा है एसिटल बनता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है भाई डाउन सेल का पूरा प्रोसेस, जो है वो पूरा लेक्चर हमने जो है वो नेट पे जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डाउन सेल के अंदर मेटलर्जी ऑफ सोडियम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू, इस पर भी पूरा साइंटिफिक रीजन डिस्कस किया हुआ है। फॉलिंग ड्रॉप लिक्विड जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल गिव्स। भाई अगर हम ऑयल की अगर हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन शामिल करेंगे तो क्या बनेगा, भाई ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड जो है वो असाइल ग्लाइसरॉल है, और अगर इसमें हाइड्रोजन शामिल कर लेंगे तो सेचुरेटेड हो जाएगा, और सेचुरेटेड ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, फैट। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इज आ। बेंजाइल अल्कोहल जो है वो क्या है, बेंजाइल नाम से ही पता चल रहा था ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए, और आंसर की में भी यहाँ यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इज एन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई। बहुत ही आसान सवाल क्लास 9 से सिंध का बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा है कि भाई अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में क्या प्रिपेयर किया जाता है, सोडा एट सोडियम बाइकार्बोनेट को बाकायदा प्रिपेयर किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटम नंबर अलाउ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एम शेल। भाई पहला शेल होता है के में सिर्फ एस होता है, दूसरा शेल होता है एल में एस और पी होता है, तीसरा जो होता है वो एम होता है, एम में एस पी और डी होता है। तो अब तलाश कर लो एस पी डी ऑर्बिटल इसके अंदर कहाँ दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई है, एस पी एंड डी ऑर्बिटल इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस किया, और इसकी जो आंसर की थी मेजॉरिटी आंसर की जो है वो सही थी सिवाय एक के। तो यकीन करें कि अगर आप सिर्फ लेक्चर हमारे देख कर जाते, ये सारे एमसीक्यू के जवाब आप बिल्कुल आसानी से क्या कर लेते, बिल्कुल आसानी से आपके सही हो जाते। आप अगर टेक्स्ट बुक भी रीड करके नहीं जाते तभी भी ये सारे के सारे 100% केमिस्ट्री का पेपर जो है वो सिर्फ हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग के लेक्चर भी अगर कोई अच्छे से देख कर चले जाता है तो ये सारे सवाल जो है वो आसानी सही कर सकता है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स के सवालात को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। Thank you very much. Allah Hafiz.